पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो विश्वास और भरोसे पर टिका होता है, लेकिन इन दो रिश्तों के बीच में अगर तीसरा कोई इंटर करता है तो समझो बिगाड़ होना फिक्स है। आज की जो कहानी होती है इसमें कुछ ऐसा ही होता है। आप कहानी को शुरू से लास्ट तक सुनना, और जब समझोगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि यार इस प्रवृत्ति के लोग तो नहीं होने चाहिए अपनी दुनिया में। पूरी कहानी बताऊंगा, बस देखते रहो, लास्ट तक बने बने रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है राजस्थान प्रदेश में अलवर एक जगह लगता है। यहीं पर एक थाना है गाजी, और इसी गाजी थाने का एक गांव पड़ता है जुहार चौगान गांव। 6 मार्च 2024 की बात होती है। एक व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी होती है। घर में उसकी छोटा भाई होता है, छोटे भाई की पत्नी होती है, उसकी माँ होती है, उसके पिता होते हैं, और उसकी 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। वो जो व्यक्ति है, और सभी सो रहे होते हैं। वो व्यक्ति अपने माँ के पास सो रहा होता है। उसकी माँ उठती है अचानक और घर में जाती है, और जब घर में जाती है तो देखती है कि उसकी जो बड़ी वाली बहू है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। वही ही नहीं बल्कि उस जो बड़ी वाली बहू है उसकी 2 बेटियां और एक बेटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अचानक वो लोग, उनके शरीर में जान ही नहीं है। ये सब देख करके वो औरत रोने लगती है, और तभी जब वो चिल्लाती है तो देखते ही देखते वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस के पास फोन कर दिया, मौके पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आती है तो जितनी भी डेड बॉडी होती है सभी को अपनी कस्टडी में ले लेती है और पूछने लगती है कि ये सब हुआ कैसे। तभी वो जो व्यक्ति बताता है, जो औरत होती है उसका पति बताता है कि पता नहीं क्या हो गया साहब, कल शाम को हमसे थोड़ा लड़ाई हुई थी और इसने लगता है आत्महत्या कर ली। जब पुलिस इस तरीके से सुनती है तो जितनी भी डेड बॉडी होती हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और फिर जांच पड़ताल भी स्टार्ट कर देती है पुलिस। पूछने लगती है, जांचने लगती है, और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। उसमें एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि इनका जो गला है उसे दबा करके किसी ने दुनिया से हटाया है। अब पुलिस के आगे ये सवाल हो जाता है कि आखिर एक दिन में 4 लोग इस दुनिया को छोड़कर गए थे, तो भाई शोर तो मचना फिक्स था। ये पूरी मामला आग की तरह फैलता है और पुलिस के ऊपर प्रेशर बनने लगता है। गांव वाले भी धरना प्रदर्शन करने लगते हैं कि जितना जल्दी हो सके जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे सलाखों के पीछे डाला जाए, उसे पकड़ा जाए, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी क्लू सामने नहीं मिल रहा था। तभी वो जब पुलिस जांच करती है तो शुरुआत से जांच करना शुरू करती है। तो सबसे पहले उसकी हिस्टोरी की बात करते हैं। तो जुहार चौगान गांव में एक देशपाल नाम का व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र 34 साल होती है। इसकी जो शादी होती है नारायणपुर में मेहता थाड़ी एक गांव होता है, यहीं पर रमेश वर्मा नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिनकी 2 बेटियां और एक बेटा होता है। तो 2 बेटियों में जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम मंजू होता है, मंजू की शादी देशपाल से फिक्स हो जाती है, और जब शादी हो जाती है तो मंजू दुल्हन बन करके अपने ससुराल आ जाती है, देशपाल के साथ रहने लगती है। पति पत्नी दोनों खुश रहते हैं, और जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है एक बेटी जन्म लेती है। घर में लक्ष्मी आ जाती है। देशपाल और मंजू दोनों खुश थे, बेहद खुश थे, और थोड़ा और टाइम बीतता है तभी एक और बेटी जन्म लेती है। यानी मंजू की 2 बेटियां हो चुकी थी, अब खुशियां थी, और एक और खुशी का इंतजार था कि एक बेटा और हो जाए तो 2 बेटियां एक बेटा, बस जिंदगी कट जाएगी अच्छे से। तभी जो देशपाल होता है उसकी एक साली होती है, छोटी साली, यानी मंजू की बहन। वो
घूमने के लिए अपने जीजा के घर आती है, और जब आती है तो देशपाल का एक छोटा भाई होता है। देशपाल का छोटा भाई और देशपाल की साली दोनों में बातचीत होती है। एक दिन घर पे कोई नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं, और हंसी मजाक में जो देशपाल का छोटा भाई होता है वो मंजू की बहन से बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो बोलती है कि अगर तुम मेरा साथ निभाओ तो मैं जरूर शादी करूंगी। और दोनों बातों बातों में एक साथ जीने और मरने की कस्में खा लेते हैं। दोनों ये सोच लेते हैं कि अब हम लोग शादी करेंगे, और फिर एक दूसरे से मिला करते थे, कहीं घूमने टहलने जाते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे। ऐसे ही सिलसिला चलने लगता है। तभी जो मंजू की छोटी बहन होती है, जो रमेश वर्मा होते हैं, ये अपने छोटी बेटी की शादी करने के लिए दूसरे जगह सोचते हैं। तो मंजू की बहन बोलती है कि पापा मैं कहीं और शादी नहीं करूंगी, बल्कि अपने जीजा के छोटे भाई से शादी करूंगी। रमेश वर्मा जब इस तरीके की बातें सुनते हैं तो सोचते हैं कि एक ही जगह दो बेटियां रहेंगी तो अच्छा नहीं रहेगा, आपस में लड़ाइयां करेंगी। लेकिन अब इधर बेटी जिद करने लगती है कि मैं शादी करूं, वहीं पर करूंगी। तो भी बोलते हैं ठीक है, अगर मेरी बेटी की इच्छा है तो सही है, रिश्ता लेकर जाते हैं। इधर देशपाल के पिताजी होते हैं, वो भी बोलते हैं कि ठीक है, अगर लड़की और ये जो मेरा लड़का है दोनों अगर आपस में पसंद है, संतुष्ट है, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। धूमधाम से शादी होती है। अब क्या था, देशपाल की जो पत्नी है मंजू और मंजू की बहन दोनों एक ही जगह हो जाते हैं, यानी देशपाल का भाई और मंजू मंजू की बहन दोनों देवरान जेठान, उधर भाई भाई साड़ू हो जाते हैं। अब दोनों बहनें एक ही जगह आ चुकी थी, समय सही तरीके से चल रहा था, खुश था परिवार, भरा पूरा परिवार था। थोड़ा और टाइम बीतता है। अब घर में एक और खुशी आ जाती है, देशपाल के एक बेटा जन्म लेता है। और जब बेटा जन्म लेता है तो समझो खुशी समा जाती है घर में, और देशपाल मंजू बहुत खुश होते हैं। टाइम बीत रहा होता है। तभी देशपाल सोचता है कि अब तो मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हैं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घर में दो बेटियां हैं, शादी भी करना है, क्योंकि बड़ी वाली जो बेटी है जिसकी उम्र 11 साल हो चुकी थी, तो सोचता है कि क्यों न बाहर चल करके कमाया जाए, थोड़े पैसे आएंगे तो मैं अपने बेटी की शादी कर पाऊंगा। और देशपाल घर छोड़ता है और आगरा में चला आता है। आगरा में आया था कमाने के लिए, घर की जिम्मेदारियां समझने के लिए, क्योंकि घर का बड़ा बेटा देशपाल था जिसकी उम्र 34 साल हो चुकी थी। वो आया था आगरा में कमाने के लिए, कमाता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है, कभी घर जाता, कभी फिर से आता ड्यूटी पे अपने, क्योंकि ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। तभी एक दिन उसकी तबीयत खराब होती है और एक हॉस्पिटल में जाता है दवा कराने, और वहीं पर एक डॉक्टर साहिबा होती है, देखने में बेहद खूबसूरत, और देशपाल भी देखने में अच्छा लगता था। दोनों की एक दूसरों की नजरें लड़ती हैं, और देशपाल और उस डॉक्टरिनी जो डॉक्टर साहिबा थी, दोनों में बातचीत होने लगता है, दोनों एक दूसरे को नंबर ट्रांसफर कर देते हैं। अब देशपाल ड्यूटी जाया करता था, और जब भी रूम पर आता था उसी जो डॉक्टर थी उससे चैट पे बात करता था, कॉल करके बात करता था। उसके पास अपनी पत्नी से, मंजू से बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। अब जो डॉक्टर साहिबा थी उससे और देशपाल से इतना लगाव, इतना प्रेम मोहब्बत हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, यहाँ तक कि होटलों में मिलने लगते हैं और शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। और जब इस तरीके से लगाव बढ़ता है देशपाल को, तो देशपाल घर जाना ही भूल जाता है। धीरे धीरे करके 6 महीने बीत जाते हैं। मंजू फोन करती है अपने पति के पास कि आप घर क्यों नहीं आ रहे हो? तो देशपाल बोलता है कि देखो, बहुत ज्यादा यहाँ पे मेरे जो काम है, अगर मैं काम छोड़कर चला आऊंगा तो मेरी ड्यूटी चली जाएगी। तमाम बहाना बनाता था और घर पे नहीं जाया करता था। जब 6 महीने बाद घर पे जाता है तो उसकी पत्नी जो है उसके मोबाइल को खंगालना शुरू करती है। दरअसल वो कहीं चला जाता है, मोबाइल खंगालने लगती है वो, और धीरे धीरे करके व्हाट्सएप पे चली जाती है। और मंजू देखती है कि एक कोई डॉक्टर है महिला,
और उससे कई घंटों घंटे बात भी किए हैं, कॉल हिस्टोरी भी चेक कर लेती है और व्हाट्सएप पे भी चेक कर लेती है। अब कोई भी पत्नी हो, उसे ये पता चलेगा कि मेरा पति किसी और से घंटों घंटों बात कर रहा है, तो समझो उसके ऊपर गुस्सा ही बरसेगा और वो अपने पति से, देशपाल से मंजू झगड़ा करती है और बोलती है आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो। तो देशपाल बताता है कि देखो वो मेरे कंपनी की कर्मचारी है और उससे मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि काम लगता रहता है, तुम डाउट मत किया करो। लेकिन अब उसे क्योंकि ऐसा कुछ मैसेज पढ़ ली थी, मंजू को डाउट हो जाता है। देशपाल 1 2 दिन 4 दिन रहता है घर पे, फिर से आगरा चला आता है और फिर से उसी के प्यार में लिप्त हो जाता है, उसी से बातचीत करने लगता है। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। देशपाल थोड़ा 2 महीने बीतते हैं, फिर से घर पे आता है और फिर से जब अपने पत्नी से खाना मांगता है तो मंजू बोलती है खाना कहाँ है, जाओ उसी से ले लो, तुम तो दूसरी पत्नी रख लिए हो तो यहाँ पर क्या जरूरत है, और तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम जाओ जहां जाना है, हमें परेशान मत करो। देशपाल फिर से आगरा जाता है और उधर जो डॉक्टर साहिबा थी वो देशपाल से बोलती है कि देशपाल मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगी। देशपाल भी बोल देता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है, मेरे घर में 3 बच्चे और मेरी पत्नी है। तो डॉक्टर साहिबा बोलती हैं ऐसा करो, तुम्हें मुझसे शादी करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, और तुम चाहे जो करो, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को छोड़ दो या फिर चाहे जो करो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अब देशपाल सोचता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, और फिर से घर आता है और जब घर आता है तो अपनी पत्नी से चाय मांगता है कि चाय दे दो मेरे को। तो मंजू बोलती है कि जाओ उसी से ले लो, जिस डॉक्टरनी से बतियाते हो उसी से ले लो, यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें जिम्मेदारी नहीं समझ में आती है तो जाओ उसी के पास, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और दोनों में बहसबाजी हो जाती है। तभी घर वाले आते हैं, जो छोटा भाई होता है और उसकी जो साली होती है छोटी वाली, वो भी समझाते हैं कि झगड़ा लड़ाई मत करो, ऐसे कुछ नहीं होता है। लेकिन मंजू अपने घर की इज्जत समझ करके किसी से नहीं बता रही थी। वो सोचती थी मेरे पति हैं, मान लीजिए गलत रास्ते पे चल रहे हैं, कल को सही हो जाएंगी, इसलिए वो किसी को भी ये बातें नहीं शेयर किया करती थी कि मेरे पति किसी और के संपर्क में है। और मंजू सोचती है कि शायद कल को सब कुछ सही हो जाए। लेकिन फिर से दोपहर होता है और दोपहर में सभी सो गए होते हैं। जो देशपाल का छोटा भाई होता है और छोटी साली जो होती है, जो कि भयाव भी लगती है, वो सो गई थी, माँ भी सो रही होती है। तभी देशपाल ऊपर का 2 तल्ला मकान होता है, ऊपर रहता है और वहां पर अपनी पत्नी से लड़ाई इन्हीं बातों को लेकर के बहस हो जाती है। जब बहस होती है तो जो मंजू होती है एक तकिया उठाती है और अपने पति के ऊपर फेंक देती है और वो गुस्से में आता है, उसी तकिए से अपनी पत्नी का गला दाब देता है, ऊपर नाक पे मुंह पे रख देता है। उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर मंजू चली जाती है। देशपाल फिर देखता है कि उसकी बेटी, 11 साल की बेटी वहां पर है, जिसका नाम शिवानी है। 6 मार्च 2024 की बात होती है। अपनी बेटी, बड़ी बेटी, 11 साल की बेटी शिवानी को भी उसी तकिए से इस दुनिया से हटाता है। उसके बाद एक और बेटी होती है जिसका नाम दिव्यांशी होता है, जिसकी उम्र 7 साल होती है, उसे भी इस दुनिया से हटाता है उसी तकिए से। उसके बाद उसका बेटा होता है जिसकी उम्र 3 साल होती है, उसे भी उसी तकिए से इस दुनिया से हटा देता है। 4 लोगों को हटाने के बाद वो फौरन सीढ़ी से उतरता है और अपने माँ के पास आता है, सो जाता है। और क्योंकि थे तो अपने ही खून और उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, लेकिन वो सो जाता है और जब रो रहा होता है तो उसकी माँ को कुछ डाउट लगता है। देखो माँ जो होती है वो सब कुछ जान जाती है, बेटा मेरा क्या सोच रहा है क्या नहीं। वो फौरन उठती है और ऊपर जाती है। ऊपर जाती है तो ये सब नजारा देख करके उसकी जो बहू है, उसके 3 नाती हैं, इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। वो रोने लगती है, उसकी पुकार सुन करके छोटा बेटा और बहू भी दौड़ कर जाते हैं। वो भी देख करके हैरान रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी देखते देखते 2 4 5 100, देखते देखते लगभग 3 4 सौ की संख्या में लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और सभी यही पूछते हैं, क्योंकि कोई भी देखने जाएगा पूछेगा कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो देशपाल यही बताता है कि कल मुझसे लड़ाई हो गई थी और पता नहीं क्यों लगता है जहर खा ली है। और फिर क्या था
किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, मौके पर पुलिस आ जाती है, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में जो बता रहा था वो झूठ था, क्योंकि वो जहर नहीं खाई थी बल्कि उसका गला दाबा गया था। और फिर पुलिस इससे पकड़ लेती है देशपाल को और सख्ती से पूछताछ करती है, तो ये पूरा अपना जुर्म कबूल कर लेता है और फिर मुकदमा दर्ज होती है। इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। अभी भी पुलिस इसके खिलाफ जो भी और सबूत है इकट्ठा कर रही है और इसे पुलिस का कहना है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे फांसी के सलाखों के पीछे फांसी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो जनता है वो भी चाहती है कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग अगर मन बढ़ने लगेगा तो फिर दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगा। तो बाकी आप लोग इस कहानी में अपनी राय जरूर देना, आप क्या कहना चाहते हो। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो राजीव पाल हैं जो कि हरदोई उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, केसी जायसवाल हैं जो कि हमीरपुर से रहने वाले हैं, और मनोज कुमार हैं जो कि बक्सर बिहार से रहने वाले हैं, और विनय द्विवेदी हैं जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। बाकी विनय कुमार हैं जो कि चंदौली से रहने वाले हैं, विनय कुमार पाल। बाकी सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।